स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। हमारे जितने भी नए साथी हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हमने तो सक्षमता परीक्षा को लेकर बहुत सारे वीडियो हम बना रखा है, अपलोड कर रखा है इस चैनल पर, लेकिन उनको वो वीडियो वो नहीं देख पाए हैं। तो मेरे दोस्त जो भी हमारे नए शिक्षक साथी हैं या जो भी नए दोस्त हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप जैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस चैनल पर प्ले लिस्ट का। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो प्ले लिस्ट में आपको एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, फ़ाइल मिलेगा। उसमें जब क्लिक कीजिएगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्लिक कीजिएगा, तो उसमें सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने वीडियो बनाया है सक्षमता परीक्षा को लेकर के, वह सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। और वक़्त निकाल कर के उन सभी वीडियो को आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमने उसमें दे रखा है, बना रखा है। ऐसे ही जैसे अभी ये वीडियो में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा, लेकिन टोटल वीडियो उसमें मिलेगा। लेकिन जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में प्रेस कीजिएगा, तो आपको इस चैनल पर प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाकर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला फाइल पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और फिर एक बात और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि इसका जितना भी हमने वीडियो बनाया है, सबका पीडीएफ और एग्ज़ाम का जो है टेस्ट लेना, ऑफ़लाइन आप घर पर बैठे कैसे टेस्ट दे सकते हैं, उसका चेक कैसे कर सकते हैं, आंसर की आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा, जिसका चार्ज थोड़ा होगा। चार्ज यानी कि 200 से लेकर 250 तक उसका चार्ज हो सकता है और वह आपको एग्ज़ाम होने तक रहेगा, यानी वह वैलिड होगा एग्ज़ाम होने तक। मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। उसमें क्या होगा कि आपको जो है पूरा डायरेक्शन मिल जाएगा कि एग्ज़ाम अभी घर बैठे आप कैसे टेस्ट दे सकते हैं हमारे इस चैनल पर। आपको पीडीएफ कैसे मिल जाएगा, सभी का सभी आप प्रिंट कैसे करा सकते हैं उसको, ये टोटल मिल जाएगा। इस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा। फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं इस चैनल को पर जो है अभी यह वीडियो क्वेश्चन याला यानी कि सामान्य विज्ञान से जो 20 प्रश्न का यह सेट थ्री है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंकोर वाट मंदिर को बनाया, मतलब अंकोर वाट मंदिर को किसने बनाया? भाई अंकोर वाट मंदिर जो है इस पर थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि अंकोर वाट मंदिर को किसने बनाया और कब बनाया? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 1112 से लेकर 1153 ईस्वी तक सम्राट सूर्यवर्मन यानी 1112 से 1153 ईस्वी में सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। भाई सूर्यवर्मन द्वितीय इसमें ऑप्शन नंबर ए ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यह जो है सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर लंबे समय तक गुमनाम रहा। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी महोत के कारण अंकोर वाट मंदिर फिर से अस्तित्व में आया था। ध्यान देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है, जिसे अंगकोर वाट मंदिर नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर कंबोडिया के अंगकोर नगर में बनाया गया है। अंगकोर वाट मंदिर यानी अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कंबोडिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है? तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वियत वियतन टिएन। ऑप्शन बी है नाम पेन। ऑप्शन सी है सैगोन। ऑप्शन डी है होची मिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाम पेन कंबोडिया की राजधानी है। चलिए अब दूसरा नंबर तो हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? परमाणु बम कब गिराया? तो ध्यान देंगे जरा सा, विश्व इतिहास में ऐसी दो ही तारीखें हैं, 6 और 9 अगस्त 1945। 6 और 9 अगस्त 1945, जिस दिन परमाणु बम से अनजान जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के नागरिकों को लगा था, उनके शहर में एक तरह से समझिए कि सूरज फट गया। उनके शहर पर समझिए कि सूरज फट गया सा था। आखिर अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला क्यों किया भाई? तो अमेरिका ने हिरोशिमा को बमबारी के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वह जापान के सांस्कृतिक शहरों में से नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है 6 और 9 अगस्त 1945, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भाई इससे पहले वाला वीडियो में हमने गदर पार्टी की स्थापना पर चर्चा हमने किया था। वह अमेरिका में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, ये सभी उसमें हमने चर्चा कर दिया है। बस यहाँ गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर ए है 1916, बी है 1920, सी है 1913 और डी है 1918। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1913 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर कि जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को भाई देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में 13 अप्रैल 1919 है कि नहीं, तो है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था जालियांवाला बाग। नहीं, तो हम क्या कह रहे थे कि जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में भाई? जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में यही हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण क्या था भाई? तो जरा सा यहाँ देखेंगे कि जालियांवाला बाग नरसंहार का सबसे बड़ा कारण रॉलेट एक्ट था। जालियांवाला बाग नरसंहार यानी हत्याकांड का सबसे बड़ा कारण रॉलेट एक्ट था, जिसे 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरते राष्ट्रीय जन आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को जालियांवाला बाग की घटना से करीब एक महीने पहले 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पास किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, शीशम और साल के पेड़ किस जंगल में पाए जाते हैं? तो शीशम और साल के पेड़ मानसूनी जंगल में पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ज्वारीय, ऑप्शन बी है मानसूनी, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय, ऑप्शन डी है पर्वतीय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा मानसूनी। शीशम और साल के पेड़ मानसूनी जंगल में पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ध्यान देंगे, हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान हो या बागीचा हो, ये सभी मर्ग कहलाते हैं। तो ऑप्शन है ए में मर्ग, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मर्ग। हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्वी समुद्री तटीय मैदान को क्या कहते हैं? पूर्वी समुद्री तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो पूर्वी समुद्री तटीय मैदान को कोरोमंडल कहते हैं। भई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोरोमंडल, बी है मालाबार तट, सी है ज्वारीय भूमि, डी है पर्वतीय भूमि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कोरोमंडल। पूर्वी समुद्री तटीय मैदान को कोरोमंडल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है? भाई याद रखिए, ध्यान देंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अभ्रक खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है कोयला, सी है अभ्रक और डी है बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अभ्रक। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है भाई? तो अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हिंदुस्तान में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खनिज तेल कहाँ से मिलता है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खनिज तेल कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है मुंबई हाई, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है अलंकेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मुंबई हाई। मुंबई हाई क्या है भाई? तो ध्यान देंगे, मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई भारत के मुंबई शहर से 176 किलोमीटर दूर समुद्र में खंभात की खाड़ी में स्थित एक तेल खनन क्षेत्र है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल वेधक क्षेत्र है जो अरब सागर में खंभात की खाड़ी में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका मुंबई हाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, कहवा की खेती कहाँ होती है? कहवा की खेती कहाँ होती है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तरांचल और असम, ऑप्शन बी है बिहार और बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक और केरल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कर्नाटक और केरल कहवा की खेती कहाँ होती है? तो कर्नाटक और केरल में कहवा की खेती होती है। ध्यान देंगे, भारत में कहवे की खेती नीलगिरी पर होती है। भारत के सिवाय लंका, ब्राजील, मध्य अमेरिका आदि में भी इसकी खेती होती है। अब कहवा उत्पादक राज्य आखिर पूछा जाए कि कौन है, तो यहाँ तो अभी तो आ ही है गया कर्नाटक और केरल, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कहवा, कहवा यानी कॉफी, तो भारत का सबसे बड़ा कहवा या कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक देश के कुल कहवा उत्पादन का लगभग 68% उत्पादन करता है। कर्नाटक देश के कुल कहवा उत्पादन का लगभग कितना परसेंट करता है भाई? तो 68% उत्पादक करता है सिर्फ कर्नाटक कहवा का। और कर्नाटक के बाद कहवा उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य केरल है। कर्नाटक के बाद कहवा उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य केरल है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कर्नाटक और केरल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए है 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, पक्षी विहार कांवर झील किस जिले में है?
पक्षी विहार कांवर झील किस जिले में है? तो भाई पक्षी विहार कांवर झील बेगूसराय जिले में है। ऑप्शन ए है भागलपुर, बी है पूर्णिया, सी है बेगूसराय, ऑप्शन नंबर डी है समस्तीपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेगूसराय पक्षी विहार कांवर झील बेगूसराय जिले में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे ज्यादा कल कारखाना किस चीज का है? बिहार में सबसे ज्यादा कल कारखाना चीनी का है, चीनी मिल का है, यानी चीनी मिल है सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन ए है लौह उद्योग, ऑप्शन बी है अभ्रक उद्योग, ऑप्शन सी है शीशा उद्योग, ऑप्शन डी है चीनी उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चीनी उद्योग, बिहार में सबसे ज्यादा कल कारखाना चीनी उद्योग का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेढक के प्रजनन को खत्म करने वाला रसायन है। मेढक के प्रजनन को खत्म करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है यूरिया, ऑप्शन सी है एंड्रीन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को खत्म करने वाला रसायन एंड्रीन है। अब जरा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, तो बेंजीन के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए यहाँ पे कि बेंजीन रसायन जो है इससे मेढक के प्रजनन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेंजीन एक रंगहीन द्रव है जो अत्यंत ज्वलनशील होता है। कीटनाशकों में इसका उपयोग होता है। ठीक है? उसके बाद है यूरिया। तो भाई यूरिया के लिए क्या है कि यूरिया जो है खेतों में डाला जाता है और यूरिया डालने से पौधे बहुत तेजी से विकास करते हैं, साथ ही उनका विकास भी ज़्यादा होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है जिससे पौधों के विकास में यह बहुत ही सहायक होता है। कई राज्यों के किसानों ने अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया है जिससे कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। यह मेढक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए यह भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो बेंजीन और यूरिया, उसके बाद आ रहा है फास्फोरस। तो भाई फास्फोरस के बारे में क्या होता है कि पौधों के विकास के लिए फास्फोरस एक आवश्यक तत्व है। फास्फोरस मृदा यानी कि मिट्टी में डालने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इससे मेढक के प्रजनन को कोई भी नुकसान नहीं होता है। भारत में फास्फोरस का निम्नीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, यह चिंता का विषय है। चलिए इसमें अब एंड्रीन जो आया, तो एंड्रीन जो है इससे क्या होगा कि एंड्रीन के उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है और एंड्रीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए तो बेहतर है। ये रसायन मृदा को भी प्रदूषित यानी मिट्टी को भी प्रदूषित करता है, मिट्टी में लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए यहाँ पर एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन होगा। मेढक के प्रजनन को खत्म करने वाला रसायन एंड्रीन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम है। काली मृदा का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है भाई? रेगुर मिट्टी है। अब रेगुर मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ कि भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं। रेगुर रेगुर मिट्टी यानी काली मृदा को प्रायः काली कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस तरह की मिट्टी ज़्यादा पानी इकट्ठा रखती है? यानी किस तरह का मिट्टी जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर समेट कर जमा करके रख सकती है? ऑप्शन ए है दोमट, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है बलुई, ऑप्शन डी है मटियार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बलुई मिट्टी जो है यह क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा रखती है बलुई मिट्टी। अब इसमें दोमट मिट्टी भी है, तो दोमट मिट्टी के बारे में थोड़ा-सा हम यहाँ देखेंगे। दोमट मिट्टी के बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं भई, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोमट मिट्टी में उगने वाली फसल के बारे में थोड़ा-सा देखेंगे यहाँ पर। कि दोमट मिट्टी जो है इसमें तंबाकू, कपास, चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मटर, लोबिया, काबुली चना, काला चना, हरा चना, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, जूट, मक्का, तिलहन तिलहन वाली फसलें, सब्जियों और फलों की खेती, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ उगाए जाते हैं। यानी फलों की खेती जो होती है, इस मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में भाई? तो दोमट मिट्टी में। ध्यान देंगे, दोमट मिट्टी का दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी है। दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है, दोमट मिट्टी को। उसके बाद एक ऑप्शन है लाल मिट्टी। तो भाई लाल मिट्टी के बारे में भी थोड़ा-सा जान लिया जाए। लाल मिट्टी जो होता है, लाल मिट्टी का भी दूसरा नाम होता है। लाल मिट्टी को ओमनिबस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। लाल मिट्टी को ओमनिबस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। यह दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में भी पाया जाता है। लाल मिट्टी का उपयोग जो है किस तरह की कृषि के लिए होता है? तो लाल मिट्टी का उपयोग कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कैसा? तो विशेष करके धान, गन्ना और केला जैसी फसलों के लिए यह उपयुक्त है। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है और यह लाल चना, बंगाल चना यानी हरा चना, मूंगफली और अरंडी के बीज जैसी फसलों के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त है भी। उसके बाद आता है भई बलुई मिट्टी यानी कि बालू मिट्टी आप कह सकते हैं इसको। यह क्या होता है कि चट्टानों और अन्य धात्विक पदार्थ विविध प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधनों से टूट-फूट कर बजरी, बालू, गाद या चिकनी मिट्टी का रूप ले लेता है। कौन? तो बलुई मिट्टी। यदि टुकड़े बड़े हुए तो बजरी और छोटा हो गया टुकड़ा उसका तो कण छोटा कण हो गया तो उसका विस्तार हिसाब से उनमें क्रमशः बालू, गाद या मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी उसको आप कह सकते हैं। बलुई मिट्टी जो होता है उसको हल्की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, बलुई मिट्टी को हल्की मिट्टी के भी रूप में जाना जाता है। यह 35% यानी 35% रेत और लगभग 15% गाद और मिट्टी से बनी होती है। रेत एक दानेदार बनावट वाले अपक्षय चट्टानों के छोटे-छोटे टुकड़ों से बना होता है। इस वजह से अधिकांशतः मिट्टी के कणों का आकार व्यास में 2 मिलीमीटर से भी बड़ा होता है और यह चट्टानों का बना होने के वजह से ही यह क्या होता है कि पानी को जो है ज़्यादा इकट्ठा रखती है। इसके बाद आता है मटियार। एक आता है इसमें मटियार। तो मिट्टी के बड़े आकार के कण जो हैं अधिकांश बलुई मिट्टी में पाए जाते हैं और छोटे आकार के कण मटियार मिट्टी में मिलते हैं। इन्हीं दोनों आकार के कणों के मिश्रण से भिन्न-भिन्न अलग-अलग प्रकार के मिट्टियाँ बनती है और उनके अलग-अलग भौतिक गुण भी हुआ करते हैं। चिकनी मिट्टी जो है उसी को मटियार मिट्टी बोला जाता है। चिकनी यानी कि मटियार मिट्टी, चिकनी मिट्टी को मटियार मिट्टी बोला जाता है। इसमें मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बलुई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन-सा क्षेत्र हिंदुस्तान का धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा इसमें से कौन कहलाता है? मतलब धान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा
किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन डी है गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को हिंदुस्तान का धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान की पैदावार होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन फ्लड जुड़ा है। ऑपरेशन फ्लड जुड़ा है, आखिर ऑपरेशन फ्लड है क्या? तो ध्यान देंगे, ऑपरेशन फ्लड का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। याद रखिएगा, यह भारत का ही योजना है ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। दूध की पैदावार को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। दूध की पैदावार ऑपरेशन फ्लड से ही जुड़ा है और दूध की पैदावार को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है, यह योजना इंडिया यानी हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ है। भारत का ही यह योजना है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी है। उनके द्वारा सृजित संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में दिया है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दूध उत्पादकों को 700 से भी अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से इसका योजना है जोड़ना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, दूध की पैदावार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूध की पैदावार से ऑपरेशन फ्लड जुड़ा है, दूध की पैदावार से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे जितने भी दोस्त हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पे प्रेस भी कर दीजिए, ताकि जो वीडियो हर दिन अपलोड होता है उसका नोटिफ़िकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। भाई वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा-सा कमेंट करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे जो है हम चर्चा करते हैं। भाई श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति पर हमने अभी-अभी चर्चा किया है, लेकिन थोड़ा और चर्चा करते हैं भाई। श्वेत क्रांति अगर कहा जाए कि श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं, यह क्या है? तो इसका है सबसे कि भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्य डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से हुई? तो केरल के वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। अमूल के चेयरमैन वर्गीज कुरियन के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पर यह ऑपरेशन फ्लड आधारित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दूध की पैदावार। अंडा की पैदावार भी नहीं, खाद्यान्न की पैदावार भी नहीं, तिलहन की पैदावार भी नहीं। श्वेत क्रांति क्या है? तो दूध की पैदावार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दूध की पैदावार। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।